हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में भी हम आपको डीएसएसबी टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहली क्लास में भी मैंने इसी पेपर के क्वेश्चन आपको कराए थे, तो आज भी हम इसी पेपर के कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहली क्लास में मैंने आपको 31 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 32वें क्वेश्चन से यहाँ पर आपको शुरू कराने वाले हैं। तो हमारा 32वां क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है, मगध, मथुरा, द्वारका या अयोध्या। बताइए, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ पर है। अगर हम ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र की बात करें, ये कहाँ पर है, ये मथुरा में है। अगर हम इसकी बात करें, ब्रज भाषा का विकास की बात करें, ब्रज भाषा के विकास की बात करें, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगर हम ब्रज भाषा के प्रथम कवि की बात करें, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ पर है, मथुरा में रहा है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसके प्रथम कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, हिंदेशिया, इंडानिया, इंडिया या इंडोनेशिया। बताइए, आपको बताना है कि ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया। अगर हम ग्रीक वासियों की बात करें, इन्होंने भारत के लिए इंडिया शब्द क्या किया, प्रयुक्त किया। अगर हम सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग की बात करें, सबसे पहले इंडिया शब्द सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, हेरोडोटस के द्वारा किया गया। इनके लेखों में इंडिया शब्द का क्या मिलता है, लेख मिलता है। हेरोडोटस ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया। आप ये भी नोट करते ही चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। बताइए, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। अगर हम इस ग्रंथ की बात करें, ये श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित ग्रंथ है। अगर हम श्याम सुंदर दास की अन्य रचनाओं की बात करें, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, ये भी किसकी रचना है, श्याम सुंदर दास जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, चिंतामणि, सूरदास, ये सभी किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटुज। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, विचार और विवेचन, ये किसकी रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश या अवहट। बताइए, प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है। अगर हम प्राचीन भारतीय भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा है, वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, नेपाली भाषा की लिपि क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी या कैथी। बताइए, नेपाली भाषा की लिपि क्या है। अगर हम नेपाली भाषा की बात करें, वैसे तो नेपाली भाषा की और भी बहुत सारी लिपियाँ हैं, जिसमें रजना, प्रचलित लिपि, ब्राह्मी, भूंजीगोल, देवनागरी, सभी किसकी लिपियाँ हैं, नेपाली भाषा की लिपि है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या, 3 यहाँ पर सही होने वाला है। तो नेपाली भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। हमारी हिंदी भाषा की भी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। अगर हम गुरुमुखी की बात करें, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। रोमन की बात करें, रोमन लैटिन भाषा की लिपि है। अगर हम कैथी की बात करें, कैथी क्या है, एक ऐतिहासिक लिपि है कैथी। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि की क्या है, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा
इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करते हुए चलना है, इसमें नहीं पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। बांग्ला, संस्कृत, कोंकणी, गुजराती। बताइए निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन हमारा 1 यहाँ पर सही होने वाला है। बांग्ला हमारी देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। संस्कृत, कोंकणी और गुजराती ये किसके अंतर्गत आती है, देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है। दक्षिणोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में। बताइए खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है। अगर हम खरोष्ठी लिपि की बात करें, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या है, प्रचलित है। अगर हम दक्षिणोत्तर और उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो ब्राह्मी लिपि इसमें क्या है, प्रचलित है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। ये मत किस विद्वान का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताते हुए चलना है। ये किसके द्वारा कहा गया है। आइजैक पिटमैन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मोनियर विलियम्स, राधेश्याम शास्त्री। बताइए किसने कहा है कि देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। ये कथन किसका है। बताइए कथन किसके द्वारा कहा गया है। अगर हम इस कथन की बात करें, ये मोनियर विलियम्स के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगर हम इनकी पुस्तक की बात करें, मोनियर विलियम्स की पुस्तक की बात करें, हिंदुस्तान प्राइमर एंड ग्रामर, हिंदुस्तान प्राइमर एंड ग्रामर, ये किसकी पुस्तक है, ये मोनियर विलियम्स की पुस्तक है। इसकी रचना कब की इन्होंने, 1860 में इसकी रचना की। अगर हम नेक्स्ट पुस्तक की बात करें इनकी, प्रैक्टिकल हिंदुस्तानी ग्रामर, जिसकी रचना इन्होंने 1862 में की। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महापुरुष का मत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। ये क्वेश्चन किसके द्वारा कहा गया है। जॉन एक फ्लिट, जॉन मार्शल, आचार्य विनोबा भावे, जेम्स प्रिंसेप। आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये कथन किस महापुरुष के द्वारा कहा गया है। अगर हम इस कथन की बात करें, ये कथन किस महापुरुष के द्वारा कहा गया है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगर हम आचार्य विनोबा भावे की बात करें, इनके द्वारा भूदान आंदोलन की क्या की गई, स्थापना की गई। भूदान आंदोलन की क्या की गई, स्थापना की गई। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी किया करिए। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इससे क्या है हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। हम आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लेकर आ रहे हैं और फिर भी आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी ये लगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसमें और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाले विकल्प पहचानिए। आपको यहाँ पर बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद आपको पहचानना है। बताइए स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, स्वर्ग आरोहण, स्वर्गारोहण। आपको बताइए कौन सा इसमें संधि विच्छेद सही है। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद कौन सा सही है, तो स्वर्ग धन आरोहण, ये क्या है, इसका सही संधि विच्छेद है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करते ही चलना होता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने की संभावना रहती है। आपको बताना है कि इसमें से सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुंदन, हेम, हाटक, मय। बताइए कौन सा इसमें से सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, कुंदन, हेम और हाटक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी सोने के पर्यायवाची है। लेकिन मय हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। मय हमारा ऑप्शन सोना का सही नहीं है। ये किसका है, ये मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम सोना के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें, धन, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन,
तपनीय, जात रूप, ये सभी किसके हैं? स्वर्ण, सोना के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो ऑप्शन हमारा है 4 यहाँ पर सही होने वाला है। मय किसका पर्यायवाची है? मदिरा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको विलोम शब्द पूछा गया है, आपको बताना है कि अपकीर्ति का विलोम शब्द इनमें से क्या है? अपयश, सुवर्ण, सुकीर्ति, उपचय। बताइए अपकीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अगर हम यहाँ पर बात करें अपकीर्ति के विलोम शब्द की, तो सुकीर्ति यहाँ पर क्या होने वाला है? इसका विलोम शब्द सही होने वाला है। अगर हम अपकीर्ति के अर्थ की बात करें, अपकीर्ति का अर्थ है बदनामी। अपकीर्ति का अर्थ क्या है? बदनामी। और सुकीर्ति का अर्थ क्या है? नेकी। नेकी, नामी या नेकी, आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम अपयश का विलोम शब्द की बात करें, यश, सुवर्ण का लोहा, उपचय का अपचय, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एक आरती शब्द है। यहाँ पर एक आरती शब्द पूछा गया है, आप ये नोट करते ही चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसकी आशा न की गई हो, आपको बताना है कि इसके लिए एक आरती शब्द जिसकी आशा न की गई हो। अतीन्द्रिय, अगोचर, अप्रत्याशित, अनुनय। बताइए जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक आरती शब्द। अगर हम जिसकी आशा न की गई हो इसके लिए एक शब्द की बात करें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होने वाला है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित कहलाते हैं। अतीन्द्रिय की बात करें, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो उसे क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय कहा जाता है। अगोचर की बात करें, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। अनुनय की बात करें, विनम्रता पूर्वक किया जाने वाला क्या निवेदन, उसे क्या कहलाता है? अनुनय कहा जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर भी आपको नहीं पूछा गया है, आपको बताना है कि उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। आरोग्य, चटनी, दुर्जन, पचरंगा। बताइए उपसर्ग पूछा गया है आपसे, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा चटनी यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें उपसर्ग से बने शब्दों का सही विकल्प क्या हमारा सही नहीं है? चटनी हमारा यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा गया है बहुब्रीहि समास का विकल्प कौन सा इसमें सही है? श्वेतांबर। आपको बताना है कि श्वेतांबर का बहुब्रीहि समास का विकल्प कौन सा इनमें से सही है? अंबर श्वेत, श्वेत रूपी अंबर, अंबर श्वेत की तरह का, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। बताइए श्वेतांबर का सही समास विग्रह कौन सा है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 सही होने वाला है। श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। ये भी हमारा गलत है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का विकल्प नहीं है। यहाँ पर सही विकल्प नहीं पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। पाठक, शालीनता, धार्मिक, कुख्यात। बताइए तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 सही होने वाला है। प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प कौन सा? कुख्यात नहीं है। इसमें भी हमारा प्रत्यय है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें हमारा प्रत्यय नहीं है, तो कुख्यात ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। आपको बताना है कि नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ली, ई, अली। बताइए नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगर हम नेपाली शब्द की बात करें तो नेपाल हमारा मूल शब्द हो गया और इसमें इसमें क्या है? प्रत्यय। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही होने वाला है। तो अगर हम यहाँ से प्रत्यय की बात करें, जो कोई शब्दांश किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़े तो ये क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो नेपाली में हमारा ई क्या है? इसमें प्रत्यय। नेपाल हमारा मूल शब्द होगा और ई इसमें शब्द क्या है? प्रत्यय। अगला क्वेश्चन हमारा अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताते हुए चलना है। क्वेश्चन आपको बताना है कि अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है औ, ओ, अब, अव। बताइए अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
अगर मैं यहाँ पर बात करें अवघट शब्द में अव यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। अगर हम उपसर्ग की बात करें, वह शब्दांत या अव्यय जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में क्या कर दे, बदलाव ला दे, वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो शब्द के मूल शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग मूल शब्द के क्या लगते हैं, आगे लगते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अध्यापन, सामाजिकता, छोटा, रुलाई। बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अध्यापन, सामाजिकता और रुलाई, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर 3 यहाँ पर सही होने वाला है। छोटा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें, वे शब्द जो किसी पदार्थ या फिर किसी चीज की भाव दशा या अवस्था का बोध कराते हुए क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर हम भाववाचक संज्ञा के उदाहरण की बात करें, जैसे मिठास, दोस्ती, अमीरी, गरीबी, गुस्सा, दोस्ती, ये सभी क्या है, ये क्या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। ये विकल्प हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। यहाँ पर आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प पहचानना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है, उदाहरण है। तुम्हारा, हमको, वह, मेरा। बताइए इनमें से आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करनी है। अगर हम अन्य पुरुषवाचक की बात करें, इनमें से वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक है। अगर हम यहाँ पर तुम्हारा की बात करें, ये क्या है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। हमको और मेरा ये किसके अंतर्गत आएंगे, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन हमारा क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते। और हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज कर सको, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाओ कि किस तरह से एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। यहाँ पर आपको विशेषण के भेद का सही विकल्प पहचानना है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, इसका आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण। बताइए आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। छात्र आज विद्यालय नहीं आए, बताइए कौन सा विशेषण है। अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ छात्र, अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। तो इसलिए किस में जाएंगे, कुछ छात्र विद्यालय नहीं है, तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन क्या है हमारा, 3 यहाँ पर सही होने वाला है, तो संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर भी आपको भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं पूछा है, कौन सा इनमें से नहीं है। डकैती, भ्राता, शत्रुता, अध्यापन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो डकैती, शत्रुता और अध्यापन ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन भ्राता हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर हम भ्राता की बात करें, ये किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही होने वाला है। भ्राता हमारा किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, मैंने आज घर की सफाई नहीं की। यहाँ आपको बताना है कि ये वाक्य का कौन सा भेद है। निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। बताइए आपको बताना है कि मैंने आज घर की सफाई नहीं की, ये किस प्रकार का वाक्य है। अगर हम यहाँ पर बात करें, मैंने आज घर की सफाई नहीं की, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर बताना है ये किसके अंतर्गत आएगा, निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगर हम यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य की बात करें, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के ना होने का बोध
प्रकट हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो किसके अंतर्गत आएगा ये वाक्य? निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताने की निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। आज हिंदी की कक्षा नहीं होनी होगी। जब तुम लौटकर आओगे तब मैं आऊँगा। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। आपको बताना है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहचानिए इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करें तो ऑप्शन हमारे 1 यहाँ पर सही होने वाला है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, ये क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य है। अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करें, ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचाने। यहाँ पर आपको मिश्रित वाक्य पहचानने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मिश्र वाक्य पहचानना है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। आपको यहाँ पर मिश्र वाक्य पहचानना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र वाक्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 सही होने वाला है। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, ये क्या है? एक हमारा मिश्र वाक्य है। अगर हम मिश्र वाक्य की बात करें, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, वे क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगर संयुक्त वाक्य की बात करें, ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, वे क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मिश्रित और संयुक्त वाक्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानने। यहाँ पर आपको वाक्य का भेद पहचानना है। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, संयुक्तवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, ये किस वाक्य का भेद है। अगर हम यहाँ पर बात करें किस प्रकार का वाक्य है, यह है हमारा संयुक्त वाचक वाक्य। मैंने अभी बताया कि ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य क्या हो? प्रधान हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाचक वाक्य कहलाते हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। निम्न में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलना है। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपमा, भ्रांतिमान, यहाँ पर भ्रांतिमान है, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। निम्न में कौन सा अलंकार है? अगर हम यहाँ पर बात करें इनमें कौन सा अलंकार है, इनमें है हमारा विरोधाभास अलंकार। अगर हम विरोधाभास अलंकार की बात करें, जहाँ वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का भास ना हो, वो क्या कहलाता है? विरोधाभास अलंकार कहलाता है। यानी कि जहाँ पर वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ क्या कहलाता है? विरोधाभास अलंकार कहलाता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सर, सब हर से लोचन भंग। निम्न में कौन सा अलंकार है? ये भी अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार, रूपक अलंकार। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भंग। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें क्या है? रूपक अलंकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपक अलंकार से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं रूपक अलंकार के और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 और हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम ही उचित ताप, मोह कहूँ भोगू। में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पर आपको बताना है। इन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सी इसमें शब्द शक्ति है। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप, मोह कहूँ भोगू। में कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजनवती, लक्षणा, अर्थी व्यंजना, अभिधा या शाब्दी व्यंजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। अगर हम यहाँ पर बात करें इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? आर्थी शब्द
आर्थी व्यंजना इसमें क्या है, शब्द शक्ति है। अगर हम आर्थी व्यंजना की बात करें, जहाँ एक अर्थक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा, यानी कि जहाँ एक अर्थ शब्दों का प्रयोग हो वहाँ कौन सी व्यंजना होती है, आर्थी व्यंजना होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं। हम उसमें भी और भी यहाँ पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। और हम आपके लिए इतने मेहनत से कंटेंट लेकर आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।